नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में बिना किसी एडवर्टीजमेंट के पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309697523860445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं आप। ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 78369261। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहाँ पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू कवर करूंगा। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन में कि ये जो आर्टिकल्स होते हैं जो आप लोगों को यहाँ पर अवेलेबल कराए जाते हैं वो सारे लीडिंग जो न्यूज़पेपर्स और लीडिंग गवर्नमेंट की वेबसाइट्स वहां से लिए जाते हैं और फिर आप लोगों को यहां पर उपलब्ध कराए जाते हैं, जो आप लोगों के लिए स्पेशली फॉर यूपीएससी, सीएससी और जो स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशंस होते हैं उनके दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा लाभदायी सिद्ध होगी। तो आप इस सीरीज को कंसिस्टेंट सतत रूप से देखें और इसका महत्तम लाभ भी अर्जित करें। साथ ही दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो में 5000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट किया तो आप लोगों को इसकी पीडीएफ जो है फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाएगी। उसके लिए आप हमारा इंस्टाग्राम का जो पेज है वो जरूर फॉलो कर लें, जो यहाँ पर आपका डिस्प्ले हो रहा है, आप देख जाइएगा इसको और इसको फॉलो कर लीजिएगा। और आगे चलेंगे, हम देखेंगे आज कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे हम लोग। पहला टॉपिक है राइट टू बी फॉरगॉटन। ये आपका डिजिटल, जैसे हमारा कोई डेटा वगैरह होता है इंटरनेट में, हम कोई जो अपनी जानकारी वगैरह उपलब्ध कराते हैं तो इसको जो है बोला जा रहा है कि आर्टिकल 21 के एम्बिट के अंदर आएगा ये, है ना। तो ये अभी आप लोगों को पता है कि राइट टू प्राइवेसी का मुद्दा चल ही रहा है ना। राइट टू प्राइवेसी का जो मुद्दा है उसका एम्बिट जो है लगातार बढ़ता ही चला गया है 1978 के बाद। अगर आप देखेंगे आर्टिकल 21 का, उसी के अंतर्गत हम राइट टू प्राइवेसी देखते हैं। पुट्टू स्वामी जी का जो आपने केस देखा था, है ना, उसी के ये अगला चरण है कि यहां पर आप बोल रहे हैं कि राइट टू बी फॉरगॉटन जो है वो भी आर्टिकल 21 के अंतर्गत है। तो देखेंगे इसको, जीएस पेपर 2 का मुद्दा है ये। दूसरा गुड गवर्नेंस इंडेक्स है आपका, ठीक है। तो ये जो इंडेक्स क्यों बनाए जाते हैं, ताकि कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म जो है आपका, कॉम्पिटिटिव जो आपका कोऑपरेटिव, जैसे आप देखते हैं ना कि आप बोलते हैं ना सहकारी संघवाद है तो प्रतिस्पर्धी संघवाद है, तो भैया इस तरीके के सूचकांक निकलेंगे तो विभिन्न राज्य अपनी रैंकिंग देखेंगे, है ना, तो बोलेंगे कि यार सुशासन में तो ये वाला जो है स्टेट ये फर्स्ट रैंक पे, तो बाकी भी जो है वहां से क्या होते हैं, प्रोत्साहित होते हैं वैसे कार्य करने के लिए, ठीक है ना। तो आप सेकंड पेपर में रख सकते हैं। तीसरा मिशन सागर है, ये सिक्योरिटी फॉर ऑल है ना। किस रीजन में सिक्योरिटी भी है इसमें और ग्रोथ की भी बात की गई है। ऑल रीजन्स के लिए कौन सा रीजन, ये आपका आईओआर रीजन है, इंडियन ओशियन रीजन है, जो पूरे वर्ल्ड में सबकी प्रायोरिटी में है ना, सिक्योरिटी के पर्पज से भी और वहां पर रिसोर्सेज के पर्पज पर भी, है ना। तो मिशन जो आपका सागर है, आप सेकंड पेपर थर्ड पेपर में दोनों आप इस दोनों जगह जो है ये पूछा जा सकता है। उसके बाद अफ्स्पा है, वापस से न्यूज में है कि नॉर्थ ईस्ट में जो अफ्स्पा है उसके लिए एक जो एक्ट है ये आपका, ठीक है ना, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट जो 1958 से गवर्न होता है। अब ये बताएंगे कि भैया भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा भी इसको लाया गया था, तो कॉलोनियल ये आपका एक तरीके का कानून है। तो इसको ह्यूमन राइट्स वायलेशन को लेके जो है, इसको जो है हमेशा ये कॉन्ट्रडिक्शन में रहता है, न्यूज में रहता है, तो इसको देखेंगे हम लोग, ठीक है। इसके बाद आईएनएस खुखरी के बारे में डिकमीशन किया गया है इसको, ठीक है। तो ये भी आप जो है सेकंड पेपर थर्ड पेपर दोनों में रख सकते हैं, थर्ड पेपर में रख लीजिए इसको, है ना। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो हमारा पहला टॉपिक है उसको देखेंगे, राइट टू बी फॉरगॉटन। तो लास्ट वीक जो है सेंटर ने बोला, है ना, दिल्ली हाई कोर्ट, केंद्र ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि राइट टू बी फॉरगॉटन इज पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी बट एडेड इट हैज नो सिग्निफिकेंट रोल टू प्ले इन द मैटर, ठीक है। नॉर्मल से चीज है, कंटेक्स्ट है, आप समझिएगा। यहां पर बहुत सारी पिटीशन लगी कोर्ट्स में, हैव बीन सीकिंग इन्फोर्समेंट ऑफ दिस राइट, अ लीगल प्रिंसिपल दैट इज नॉट एक्ट बैक्ड बाय स्टैट्यूट इन इंडिया। मतलब भारत में किसी कानूनी आयाम पर इसको समर्थित नहीं है, कोई समर्थन प्राप्त नहीं है, तो इसको अधिकार को लागू करने की बात करें कि भैया आप ना डिसाइफर कर दो और इसको जो है यहां पर बता दो कि ये भी उसी के अंतर्गत आता है। अब व्याख्या के संदर्भ में कोर्ट का काम क्या है, व्याख्या ही तो करती है वो कानून की, संविधान की, है ना। तो व्हाट इज द राइट टू बी फॉरगॉटन, ये जानने की मतलब हमको यहाँ पर जरूरत है। तो इसमें क्या अलाउ किया जाता है, किसी भी व्यक्ति को, इंडिविजुअल को, पर्सन को, जो उसकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन है इंटरनेट में जो अवेलेबल है, उपलब्ध जो उसने दी है, वो उसको डिलीट कर सकता है। नॉर्मल सी चीज है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये कहां पर है आपका,
तो भैया कुछ जो आपके यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज हैं आपके, है ना, और जो कुछ आपके ज्यूरिसडिक्शन है अब्रॉड में, विदेशों में, वहां पर इसको रिकॉग्नाइज किया गया है, इसको मान्यता दी गई, लेकिन हमारे यहाँ नहीं है अभी ये। व्हाइल द राइट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ इन इंडिया, ठीक है, कोर्ट्स in recent months have held it to be an intrinsic part of the right to privacy। अब देखिए हाल के संदर्भ में देखेंगे आप कंटेम्प्रेरी टाइम पे, तो पिछले कुछ टाइम से अदालतों ने, जो हमारी कोर्ट है, उन्होंने बोला भी है कि इसको जो है निजता के अधिकार के अंतर्गत माना जाना चाहिए। देखिए राइट टू चूज हो गया, राइट टू प्राइवेसी हो गया, राइट टू डिनाई हो गया, ये सब क्या है, उसी का एम्बिट है। जैसे जैसे अधिकारों की मांग बढ़ती जाती है वैसे वैसे फिर वहां पर अधिकार आते हैं। आप देखिए आर्टिकल 21 हम याद करते रहते हैं, कितने उसके अंतर्गत अधिकार है, राइट टू इन्वायरमेंट भी आएगा, ये भी आएगा, रटने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे जजमेंट आते जाते हैं वो उसमें एम्बेडेड होता जाता है ना, एक बार सरसरी निगाह से देखने की आवश्यकता होती है बस उसको। तो एटलीस्ट यहां पर 8 पिटीशन लगी थी, ये सब याद नहीं करना, आर पेंडिंग बिफोर दिल्ली हाई कोर्ट सीकिंग रिमूवल ऑफ प्राइवेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट। कोर्ट रिकॉर्ड्स ऑफ प्रीवियस जो कन्विक्शंस थे और प्रोसीडिंग्स थी और जो न्यूज रिपोर्ट थी ऑफ पास्ट इवेंट्स, ओनली अ फ्यू हैव बीन एबल टू गेट दैट रिलीफ फ्रॉम कोर्ट सो फॉर। तो कुछ लोगों को यहाँ पर जो याचिका लगाई थी, कुछ लोगों को राहत मिली, ये सब जानने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पर जो है किन देशों में ऐसे कानून है, तो भैया ईयू ने अडॉप्ट किया, ये मैंने कल पूछा था, किसी ने कमेंट बॉक्स में बताया नहीं। जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन जो है आपका 2018 में अडॉप्ट किया था। ये डेटा लोकलाइजेशन और जो डेटा ब्रीच वगैरह हो रहा है उससे संदर्भित है आपका, है ना। तो इसमें जो जीडीपीआर के अंतर्गत जो आर्टिकल 17 था उसमें प्रोवाइड किया जा रहा था राइट टू इरेज्योर टू सर्टेन कैटेगरीज ऑफ पर्सनल डेटा, मतलब हमारा जो वैयक्तिक डेटा है उसके कुछ आयामों को, श्रेणियों को हमको मिटाने का अधिकार को प्रदान करता है ना। तो इसको बोला जा रहा है कि दैट विच इज कंसीडर्ड नो लॉन्गर नेसेसरी, तो अब उसको आवश्यक आयामों से बाहर कर दिया गया है। दैट फॉर विच कंसेंट हैज बीन विथड्रॉन और प्रोसेसिंग ऑफ विच हैज बीन ऑब्जेक्टेड टू personal data unlawfully processed and data where there is a legal obligation for erasure। सीधी बात है कि वहां पर आपत्ति की गई है कि भैया व्यक्तिगत डेटा को अगर अवैध रूप से कोई प्रोसेस कर लिया है ना, तो वहां डेटा जहां मिटाने के लिए फिर वहां पर कानूनी दायित्व की आवश्यकता होनी चाहिए, है ना। तो ये एक मुद्दा है, अब इसको हमको रटना नहीं। अब जब हम जीडीपीआर की बात करेंगे और अपने यहाँ के एक्ट की बात करेंगे तो हम रेफरेंस लेते हैं वहां से कि वहां ऐसा है तो क्या हम इसको फॉलो कर सकते हैं, है ना। ठीक है, तो अब भारत में क्या स्थिति इसकी तो ब्रीफली बताया जाए तो कई सारी पिटीशंस जो है इस वीक में देखने को मिली और यहाँ पर सेंटर ने बोला दिल्ली हाईकोर्ट से कि भैया इसको जो है राइट टू प्राइवेसी के अंतर्गत लाओ, है ना, और रिकॉग्नाइज करो एज अ फंडामेंटल राइट्स। अब फंडामेंटल राइट्स, अगर कोई राइट आपको मिल जाता है फंडामेंटल राइट्स के रूप में, तो उसके क्या फायदे होते कि डायरेक्टली आप आर्टिकल 32 और 226 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को डायरेक्टली अप्रोच कर सकोगे। अब लीगल राइट्स और फंडामेंटल राइट्स में क्या डिफरेंस होता है, तो भैया लीगल राइट्स में आपको कोर्ट की हायरार्की में चलना पड़ेगा। लाइक 44th जो आपका अमेंडमेंट है उससे क्या किया गया, राइट टू प्रॉपर्टी को आर्टिकल 300A में डाल दिए हम, है ना, वहां इंसर्ट करा दिए, वहां पर रख दिए हम। तो क्या हुआ, लीगल राइट बन गया, मतलब अब कोर्ट की हायरार्की में चलना पड़ेगा। लेकिन जो हमारे फंडामेंटल राइट से अगर उसका वायलेशन होगा तो हमको कोर्ट की हायरार्की में नहीं, डायरेक्टली हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को क्या कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर वही बताया जा रहा है कि भैया मांग हो रही है कि फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत इसको शामिल कर दो। अब ये जो केस जजमेंट दिया गया वेरी इंपॉर्टेंट, केएस पुट्टुस्वामी जजमेंट 2017। देखिए जजमेंट्स वगैरह आप लोग लिख के अलग से रखिए, मेंस में ये आपके जो मार्क्स है ना, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स को फेच करने में ये आपकी सहायता करेगा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पुट्टुस्वामी जजमेंट है 2017 एंड दैट द राइट टू बी फॉरगेटन इज इवॉल्विंग इन इंडिया, है ना। तो ये भी कहा गया इसमें कि भूल जाने का अधिकार भारत में धीरे धीरे विकसित हो रहा है। सरकार ने कहा कि जो ये आपका पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल है भारत के लिए संदर्भ में, भारत के संदर्भ में, तो वहां पर एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई है। रिपोर्ट ऑन विच वाज टेबल्ड ऑन 16 दिसंबर कंटेन्स प्रोविजंस टू द डॉक्ट्रिन ऑफ द राइट टू बी फॉरगेटन। तो बोला कि उस कमेटी ने भी इसको जो है रिकमेंड किया है। और बताइएगा जरा कि किस किस तरीके की कमेटीज जो है हमारे संविधान में उल्लिखित है, उनके बारे में कंटेक्चुअल जानकारी यहाँ पर बताइएगा और एक क्वेश्चन लिख के बताइएगा। बताइए, आप लोग लिख के दिखाते नहीं है, मैं रोज आप लोगों से आग्रह करता हूं कि यही मोटिवेशन है हमारे लिए, है ना। तो कम से कम इतना तो करें हम कि पूरे इतने व्यस्ततम जीवन जो है हमारा 24 घंटे का, हर कोई बड़ा बिजी रहता है, मतलब हर कोई बिजी है, नॉर्मल सी चीज है। तो इसमें क्या आप लोग 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे अपने लिए नहीं निकाल सकते, है ना। तो निकाल के और लिखा करिए, तो मैं पर्सनल रिव्यू करूंगा और वो जो है मोटिवेशन का काम करता है हमारे लिए, हमारी पूरी टीम के लिए जो 24/7 आपके लिए लगी हुई है, ठीक है ना। तो इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है इसमें गुड गवर्नेंस इंडेक्स की बात की गई। नॉर्मल से चीज जानना है हमको, निकालता कौन है, तो अभी यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स और जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन
है मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन हमारे अमित शाह जी, उन्होंने रिलीज किया भैया ये इंडेक्स आपका, ये प्रिपेयर किया गया था DARPG के द्वारा गुड गवर्नेंस डे के दिन विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में। ये तो आपका एक क्या हो गई जानकारी हो गई। अब इसके बारे में जानना है तो इसमें 58 जो है इंडिकेटर्स है और 10 सेक्टर्स हैं आपके। ठीक, सेक्टर्स कौन कौन से सेक्टर्स जो है आपके 2020-21 के लिए, तो एग्रीकल्चर है और उसके साथ अलाइड सेक्टर है, कॉमर्स और इंडस्ट्री है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, पब्लिक हेल्थ की बात की गई है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और यूटिलिटी की इकोनॉमिक गवर्नेंस की बात की गई है, सामाजिक कल्याण और विकास की बात की गई है, जुडिशियल और पब्लिक सिक्योरिटी और एनवायरमेंट की बात यहां पर की गई है। अब इन्हीं आयामों पर देखेंगे कि राज्यों का प्रदर्शन कैसा है और फिर उस हिसाब से हम रैंकिंग देंगे, ठीक है ना। इसके बाद जो है 2020-21 में जो कैटेगराइज किया गया स्टेट्स और यूटीज को, तो 4 कैटेगरी में, इसमें ग्रुप ए में, फिर उसके बाद अदर स्टेट्स ग्रुप बी में, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट और हिली स्टेट्स को एक जगह रखा गया, यूटीज को एक जगह रखा गया है, ठीक है। अब ये सब रटना नहीं हमको। अब निष्कर्ष क्या है, तो इसमें बताया जा रहा है कि ये टॉप रैंकर में जो है आपके गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा ने जो है कंपोजिट जो है वहां पर रैंक स्कोर किया है, टॉप द कंपोजिट रैंक स्कोर कवरिंग 10 सेक्टर्स, ठीक है। अब यहां पर जो है बताया जा रहा है, अब ये जो है स्टेट पीसीएस के लिए कि गुजरात ने कहां पर ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया है, तो बता रहे हैं कि गुजरात ने 12.3% इंक्रीज किया है ना यहां पर, और गोवा ने जो है रजिस्टर्ड 12.3% इंक्रीज एंड गोवा रजिस्टर्ड 24.7% इंक्रीज ओवर GGI 2019 इंडिकेटर्स। नॉर्मल सी चीज है, उसमें बढ़ोतरी तो ज्यादा अच्छा काम हुआ है यहां पर। अब गुजरात जो है हमेशा जाना भी जाता है इस चीज के लिए, है ना, तो हैज परफॉर्म्ड स्ट्रांगली इन 5 ऑफ द 10 सेक्टर्स, तो 5 सेक्टर्स में इसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, इकोनॉमिक गवर्नेंस में और HRD में, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और यूटिलिटी में, सामाजिक कल्याण और विकास में, जुडिशरी और पब्लिक सेफ्टी में। महाराष्ट्र ने परफॉर्म किया है किस किस फील्ड में, तो एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारा वो क्षेत्र है जिसमें आज भी हमारे यहाँ 50% लोग जो है एग्रीकल्चर और उनसे संदर्भित जो आपके, जिसको अलाइड सेक्टर हम बोलते हैं, है ना, तो फिशरीज भी उसी के अंतर्गत आ जाएगा, एनिमल हस्बेंड्री भी उसी के अंतर्गत आता है, डेयरी भी उसी के अंतर्गत आता है। एग्रीकल्चर को सिर्फ कृषि से समझ के नहीं चलना हमको, तो 50% हमारा लेबर फोर्स आज भी वहां पर है और उनका कंट्रीब्यूशन हमारी जीडीपी में 15% है। तो बताइए ये इनइक्वालिटी, डिस्पैरिटी नहीं है, तो जब तक इसको एड्रेस नहीं करेंगे हम, तो क्या हमारे देश का जो समावेशी विकास की बात करते हैं वो हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा, है ना। तो ये एग्रीकल्चर में महाराष्ट्र का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। उसके बाद HRD में, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में, यूटिलिटीज में और सोशल वेलफेयर और डेवलपमेंट। गोवा ने जो परफॉर्म किया है, निष्पादन जो किया है, वो जो है एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर में, उसके अलावा कॉमर्स और इंडस्ट्री में, उसके अलावा आपका सोशल वेलफेयर, डेवलपमेंट और एनवायरमेंट में भी इन्होंने काम किया है बहुत अच्छा, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और यूटिलिटीज और इकोनॉमिक गवर्नेंस में। ये रटने की जरूरत नहीं है, न्यूज में है इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं केवल। और पीसीएस हो तो जरूर देख जाइएगा, इंटरव्यू वगैरह के लिए भी काम आता है और एग्जांपल के थ्रू भी रख सकते हैं इन चीजों को कि ऐसे स्टेट्स काम कर रहे हैं, तो मेंस हो, इंटरव्यू हो, हर जगह हम यूज कर सकते हैं। प्रीलिम्स से पूछेगा तो यही पूछेगा कि रैंक किसकी है, क्या नहीं है, बस उतना ही। इसके बाद 2021 के अनुसार यूपी की बात बता रहे हैं, तो 2019 की तुलना में 8.9% की इन्होंने भी जो है वहां पर वृद्धि की है और बता रहे हैं कि अमंग द सेक्टर्स यूपी ने जो सिक्योर किया है टॉप पोजीशन, वो कॉमर्स और इंडस्ट्री सेक्टर में। चलो ठीक है भैया। उसके बाद एंड हैज आल्सो शोन इंक्रीज इन सोशल वेलफेयर और डेवलपमेंट में भी जो है इंक्रीमेंट देखा गया, जुडिशरी और पब्लिक सेफ्टी में भी देखा गया है। उसके अलावा इसमें जो सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस है, नागरिक केंद्रित जो आपका शासन है, ये सबसे मेन जो है डोमेन है, इंक्लूडिंग पब्लिक ग्रीवांस रेड्रेसल, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने आपको बताया भी था अभी 2-3 दिन पहले के प्रीवियस वीडियो में कि गुड गवर्नेंस में क्या क्या आता है, जैसे पार्टिसिपेशन है, कंसेंसस है, रूल ऑफ लॉ है ना, जो उत्तरदायित्व की बात करते हैं हम, इफेक्टिविटी मतलब इफेक्टिव गवर्नेंस की बात करते हैं, प्रभावशीलता, कार्यकुशलता, ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, इंक्लूजन की बात करते हैं, है ना। तो ये उसकी क्या है, विशेषताएं हैं, ठीक है ना। और इसमें करते क्या है, जब गुड गवर्नेंस की बात करते हैं उसमें सरकार भी है, मार्केट भी है, गवर्नमेंट भी होता है उसमें, मतलब स्टेट लिख लीजिए उसको, उसके साथ आपका बाजार और बाजार के साथ सिविल सोसाइटी, तो इनके बीच में ही तो इंटरेक्शन होता है, ठीक है। तो इसके बाद यहां पर यह बताया जा रहा है कि जो आपका 2021 का ये इंडेक्स है उसमें बताया जा रहा है कि यूटीज के संदर्भ में दिल्ली ने टॉप किया है, ठीक है ना। उसमें 14% का इंक्रीज देखा गया है, इंक्रीमेंट देखा गया है 2019 के संदर्भ में। दिल्ली ने जो परफॉर्म किया है स्ट्रांगली यहां पर एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर में, उसके बाद कॉमर्स और इंडस्ट्री है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और यूटिलिटी, सोशल वेलफेयर और डेवलपमेंट की बात की गई है। यहां पर यह भी बताया जा रहा है कि 20 राज्यों में सुधार देखा गया है, जो कंपोजिट आपका GGI स्कोर है ना, कंपैरिजन में किसके
रिस्पेक्ट में, तो जीजीआई 2019 के संदर्भ में। सेक्टर वाइज स्कोर की बात किया जाए तो अटेन्ड बाय द स्टेट एंड यूटीज इंडिकेट्स दैट स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस इन वन और द अदर सेक्टर। नॉर्मल से चीज है। अब यहां पर ये विश्लेषण ये बताता है कि भैया ये बताया जाता है, इसमें ये बताया जा रहा है कि एनालिसिस जो किया गया यहां पर स्कोर्स का ऑल्सो सजेस्ट दैट देयर इज अ वेरी मार्जिनल डिफरेंस, बहुत ही कम डिफरेंस है अमंग द स्टेट्स इन देयर कंपोजिट गवर्नेंस स्कोर। दिस इंडिकेट्स दैट ओवरऑल गवर्नेंस इन द स्टेट ऑफ इंडिया इज मूविंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। तो भैया ये एक कंक्लूजन रख सकते हैं कि इस तरीके के इंडेक्स से जो है ये निकल के आ रहा है बाहर में रिजल्ट कि भैया सारे स्टेट्स जो है गुड गवर्नेंस की तरफ काम कर रहे हैं। तो जो हमारे राज्य का कर्तव्य होता है कि जो कल्याणकारी समाज की जो अवधारणा है, कल्याणकारी राज्य की जो स्थापना है, वो किसी भी देश का अल्टीमेट गोल होता है। तो उस संदर्भ में आपका ये एक पॉजिटिव क्या हो गया, कदम हो गया, ठीक है ना। इसके बाद आगे की ओर चलेंगे हम लोग और ये मिशन सागर के बारे में बात कर रहे हैं। तो अभी जो है आपका आईएनएस जो इंडियन नेवल शिप जो है आपका केसरी, वो पहुंचा आपका मपूटो मोजाम्बिक, है ना। ये आप लोगों ने देखा होगा कि कोविड के दौरान जो है कई बार जो है जैसे सेशल्स है, मॉरिशस है, मडागास्कर है ना, तो ऐसे अभी आपका कहां गया, ये मोजाम्बिक पहुंचा ये आपका, है ना, केसरी। क्यों पहुंचा, वहां पर 500 टन जो है वहां पर फूड के संदर्भ में, है ना, फूड्स के संदर्भ में खाद्य सहायता देने के लिए वहां पर पहुंचा है, पोर्ट ऑफ मपूटो। अब एक बार देख जाइएगा मैप में, अब की पॉइंट्स बताया जा रहा है। तो ये आपका ऐसा डिप्लॉयमेंट जो बोल रहे हैं, इट इज द 8th सच डिप्लॉयमेंट अंडर मिशन सागर। तो मिशन सागर के अंतर्गत ये आपका 8वीं ऐसी तैनाती थी एंड इज बीइंग कंडक्टेड इन क्लोज कोऑर्डिनेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड अदर सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज। बिल्कुल ठीक बात है, इसमें एक्सटर्नल अफेयर्स की बात है क्योंकि हम इस रीजन में जो आईओआर रीजन के जो क्षेत्र के हमारे जो पड़ोसी देश हैं एक तरीके से उनको हम हेल्प कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उसी हेल्प को पहुंचाने के लिए आपका पहुंचा है, जैसे यहां पर फूड के संदर्भ में उनको हम हेल्प कर रहे हैं फूड आइटम्स में। तो 500 जो टन है फूड एड हैज बीन शिप्ड बाय आईएनएस केसरी टू सपोर्ट द एफर्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड मोजाम्बिक टू कोप विद द ऑनगोइंग ड्रॉट एंड कॉन्करेंट चैलेंजेस ऑफ द पैंडेमिक। ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बताया है। तो ये टन वन कितना लेके गए ये जरूरी नहीं है जानने के लिए, लेकिन ये जानने की जरूरत है कि वहां पर सूखा है, महामारी के कारण जो आपकी चुनौतियां उत्पन्न है, तो उससे निपटने के लिए हम उसको हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद सिमिलर इसी तरीके के मिशन जो है आईएनएस केसरी ने जो है वहां पर आपके परफॉर्म किए। उसमें बताया जा रहा है कि मई और जून 2020 के बीच में ह्यूमैनिटेरियन और मेडिकल असिस्टेंस दिया गया मालदीव को, मॉरिशस को, सेशल्स को, मडागास्कर को और कोमोरोस को। अब आप देखेंगे ये कि ये सब इंपॉर्टेंट, आप वर्ल्ड मैप देख जाइएगा एक बार। अब इस एरिया का है ना डेली देखना है हमको, और ये जो एड है आपका इसके अंतर्गत इंक्लूड किया गया है, जिसमें डिप्लॉयमेंट ऑफ मेडिकल असिस्टेंस भी है कोविड पैंडेमिक के कारण, उसकी जो टीम है ना, ऑफ द इंडियन नेवी इन मल्टीपल लोकेशंस ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ द कोविड पैंडेमिक, ठीक है। अब यहां सागर मिशन के बारे में बताया जा रहा है, तो नाम से फुल फॉर्म से ही समझ में आ जाएगा आप लोगों को कि इसका मतलब क्या है। बताइए जरा कि यहां पर क्या करना है, जो आईओआर रीजन है यहां पर हमको एक तो मैरीटाइम सिक्योरिटी का मुद्दा है ही यहां पर, ठीक है ना, फिर कॉपरेशन की भी तो बात है। तो जब सारे जो आपके रीजनल प्लेयर्स हैं जब एक दूसरे के साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन से चलेंगे तो सिक्योरिटी को भी हम वहां पर इंश्योर कर पाएंगे, और पूरे रीजन की ग्रोथ जब होगी तो सभी लोग उसके फ्रूट्स को भी क्या कर पाएंगे, यूज कर पाएंगे, है ना, ठीक है, वही चीज है। तो यहां पर ये मेजर माइलस्टोन है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मिशन। इंडिया का एंगेजमेंट है विद द कंट्रीज इन द इंडियन ओशन रीजन इन लाइन विद सागर, है ना। मतलब क्या है, सिक्योरिटी इन ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। तो सिक्योरिटी की भी बात की जा रही है, विकास की भी बात की गई। लॉन्च किया गया था 10 मई 2020 को, और ये इंडिया का इनिशिएटिव है जो इसके अंतर्गत मिशन सागर के अंतर्गत ही फिर कोविड-19 में जो समस्याएं हुई तो वहां पर हमने सहायता इन देशों को प्रोवाइड किया जो आपका आईओआर रीजन है। अब मिशन सागर जो है इज इन लाइन विद इंडियाज रोल एज द फर्स्ट रिस्पॉन्डर इन द रीजन एंड बिल्ड्स ऑन द एक्सेलेंट जो रिलेशंस एग्जिस्टिंग आपका है बिटवीन दीज कंट्रीज टू बैटल द कोविड-19 पैंडेमिक। तो देखिए ऐसा है कि इसी के अंतर्गत भारत की भूमिका जो है वहां पर देखी गई कि हमने जो है इस रीजन के देशों को कोविड-19 के संदर्भ में हेल्प किया और अपने जो संबंध है उनको और अच्छा किया, बायलैटरल भी, है ना, इन देशों के साथ।
ठीक है। इसके बाद एज पार्ट ऑफ दिस मिशन तो आईएनएस केसरी ने सक्सेसिवली और लगातार जो विजिट किया मालदीव, मॉरिशस, मडागास्कर, कोमोरोस, सेशेल्स, है ना, तो ये पहले भी देख लिया हमने कोविड क्राइसिस के दौरान जो है उनको हेल्प करने के लिए। इसके बाद ये जो मिशन है इसके अंतर्गत इंडियन नेवी ने डिलीवर किया है असिस्टेंस मोर देन 3000 मेट्रिक टन्स ऑफ फूड और ओवर 300 मेट्रिक टन्स ऑफ लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन, 900 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, फिर 20 आईएसओ कंटेनर्स टू 15 फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज over 215 days at sea according to the ministry। तो ये डेटा याद नहीं करना, बस ये जानना है कि हम इस तरीके की सहायता इस रीजन में देशों को प्रदान कर रहे हैं, है ना। तो ये आईआर का ही एक क्या होता है, डोमेन होता है, ठीक है। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड भी है उसका। इसके बाद जो यहाँ पर आर्टिकल दिया गया है अफ्स्पा के बारे में बात कर रहे हैं। तो अभी क्या है, सेंटर ने डिसाइड किया है कि भैया 5 मेंबर पैनल बनाएंगे हम 5 मेंबर की, और फिर वो देखेंगे कि वो क्या रिपोर्ट देते हैं, जरूरत है वहां पर अफ्स्पा को कंटिन्यू रखने का कि नहीं, कहा नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है ना। तो उसके लिए पैनल बनाया गया। अब यहाँ पर की पॉइंट देखना है हमको, ये जानना है अफ्स्पा है क्या, है ना, और उस पर विवाद क्या है। तो 2 ही चीजें यहाँ पर, फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन को लेकर बात होती है, फिर दूसरी चीज कि जैसे आर्मी के लोग हैं, पैरामिलिट्री है या आर्मी है, तो आर्मी के जो लोग हैं अगर उनका काम क्या है, उनको अगर न्याय देने की भी अगर प्राधिकार दे दिया जाए तो वहां पर क्या होता है, जो आप डिसेंट्रलाइज करते हैं ना पावर का, डीकंसेंट्रेशन, सेपरेशन ऑफ पावर, तो एक ही पॉइंट पे जब सारी पावर्स आ जाती है तो वहां पर करप्शन की जो आपकी क्या होती है, करप्शन की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है, ऐसे ही समझिएगा, है ना। तो बिना वारंट के, बिना किसी उसके सिर्फ शक के बिहाफ पे किसी को गोली मार देना या उसके खिलाफ कार्यवाही करना, यही सब जो है इसकी क्रिटिसिज्म है अफ्स्पा की। तो यहां पर बताया जा रहा है ये कमेटी में कौन कौन होगा। तो एडिशनल जो आपके सेक्रेटरी होंगे नॉर्थ ईस्ट के, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, उसके बाद इसमें होंगे आपके चीफ सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ नागालैंड, और इसके अलावा आपका इंस्पेक्टर जनरल ऑफ असम राइफल्स नॉर्थ एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सीआरपीएफ होंगे। ये चीफ मिनिस्टर ने वहां के बताया। अब चीफ मिनिस्टर ने ये भी कहा कि ये जो कमेटी है सबमिट करेगी 45 दिन के अंदर अपनी रिकमेंडेशन, फिर उसके आधार पर हम देखेंगे भैया कि नागालैंड जो है उसको डिस्टर्ब्ड एरिया ये घोषित किया जाता है, आसान क्षेत्र, तभी वहां पर इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट होता है, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा आता है, तब वहां पर अफ्स्पा का यूज किया जाता है। और या तो बोला जा रहा है कि आसान क्षेत्र में जारी रखना है या वहां से फिर इस राज्य से अफ्स्पा को वापस लेना है, उसका निर्णय तब लिया जाएगा जब वो कमेटी रिपोर्ट देगी, नॉर्मल है। अब अफ्स्पा के बारे में बात किया जाएगा यहाँ पर, तो क्या बताया जा रहा है कि भैया किसी भी क्षेत्र को जब डिस्टर्ब एरियाज के रूप में हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई की, आसान क्षेत्र है। अब यहां पर सुरक्षा का मुद्दा आ जाएगा, है ना, राष्ट्रीय हित वहां पर सर्वोपरि है, तो ऐसे आयाम से निपटने के लिए फिर 1958 में ये करना पड़ा, लाना पड़ा, लेकिन लाने का उद्देश्य दूसरा था। अब उसके बारे में अगर उसका मिसयूज करने लग जाए जो ऑफिशियल्स हैं, तो फिर वो तो हमारा जो जिस लक्ष्य से लाया गया, जिस उद्देश्य से, वही दिग्भ्रमित हो जाएगा, है ना। तो डिस्टर्ब एरियाज विच आर डेजिग्नेटेड बाय द गवर्नमेंट व्हेन इट इज ऑफ द ओपिनियन दैट अ रीजन इज इन such a disturbed or dangerous condition that the use of armed force in aid of civil power is necessary। अब देखिए ये बताया जा रहा है कि भैया ऐसे अशांत क्षेत्र को सरकार द्वारा नामित किया जाता है, फिर उसको वहां पर तर्क दिया जाता है कि ऐसी अशांत या खतरनाक स्थिति है यहाँ पर कि नागरिक शक्ति की सहायता में सशस्त्र बलों का उपयोग आवश्यक है, मतलब वहां पर सिविल पावर्स है, लेकिन मिलिट्री एक तरीके से मिलिट्री पावर जो है वहां पर आर्म फोर्सेस को वहां पर बहुत ज्यादा पावरफुल बनाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि वहां पर सुरक्षा का मुद्दा है, राष्ट्रीय हित सर्वोपरि होता है, तो उनको ऐसी पावर देना आवश्यक है जिसके द्वारा वो वहां पर न्याय निर्णय भी कर सके, ठीक है। तो इसके अंतर्गत फिर अफ्स्पा के अंतर्गत इनको स्पेशल पावर दी जाती है जो एम्पावर्ड करता है इनको, है ना, कि ये जो है बिना किसी वारंट के गोली चला सकते हैं, किसी के घर पे जा सकते हैं, है ना, वहां पर तलाशी ले सकते हैं किसी शक के बिना पे, है ना, और किसी भी जो संज्ञेय अपराध करने वाले व्यक्ति हैं उनको गिरफ्तार करने का भी अधिकार इनके अंतर्गत दिया गया है ना, बहुत ज्यादा पावरफुल उनको बना दिया जाता है। अब ये जो लॉ है वो बेस्ड है आपका, बोला जा रहा है कि ये आर्म फोर्स ऑर्डिनेंस आया था आपका 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, तो जारी किया गया था, है ना। लेकिन अब हमारे यहाँ जो अभी वर्तमान अस्तित्व है इसका, उसका आधार क्या है, तो संसद का अधिनियम भैया 1958 का, उसके द्वारा लाया गया था 11 सितंबर को, है ना, और इंप्लीमेंट किया गया था नॉर्थ ईस्ट और पंजाब में। बताइएगा उस समय वहां पर डिस्टर्बेंस था इसलिए लागू किया गया था। अब कानून विवादास्पद क्या है, तो 2 ही मुद्दे मैंने बताया। पहली चीज फंडामेंटल राइट्स के साथ यहाँ क्या है आपका, कॉन्ट्रडिक्शन है, मानवाधिकारों का उल्लंघन। दूसरी चीज जो है यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर भी तो वायलेट हो रही है। तो अफ्स्पा जो है हैज ऑफन बीन क्रिटिसाइज्ड एज अ ड्रैकोनियन एक्ट के रूप में, है ना, कठोर जो है आपका अधिनियम के रूप में, क्योंकि इसमें बोला जाता है कि जो भी आपके सशस्त्र बल हैं उनको क्या किया जाता है, असीमित शक्तियां दे दी जाती, बेलगाम शक्तियां दे दी जाती हैं,
है ना, तो उसके अंतर्गत जो है उनको छूट मिल जाती है, फिर वो उसका मिसयूज करते हैं, है ना। ये विवादास्पद क्यों है वो बात कर रहे हैं। और इसके अंतर्गत आर्म फोर्स को ये भी शक्ति दी गई है, तो वो किसी व्यक्ति को गोली भी मार सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी इमारत को, है ना। ये सब जो है उनको केवल संदेह के आधार पर, याद रखिएगा, संदेह के आधार पे। और यहाँ पर नॉन कमीशन जो ऑफिसर होते हैं और एनीवन ऑफ इक्विवेलेंट रैंक एंड अबव मे यूज फोर्स बेस्ड ऑन ओपिनियन, किस पर, सिर्फ ओपिनियन पर और सस्पिशन पे जो है वो वहां पर निर्णय ले सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट, और मार भी सकते हैं किसी व्यक्ति को, वही चीजें। इसके बाद ही कैन फायर एट एनीवन कैरिंग एनीथिंग दैट मे बी यूज्ड एज अ वेपन विथ ओनली सच ड्यू वार्निंग एज ही मे कंसीडर नेसेसरी। तो जिसे उस आवश्यक समझे उस समय से निर्णय ले सकता है। कुल मिलाकर उनको जब ऐसी पावर ही दे दी गई कि भैया यथा स्थिति जैसी होगी तो उस हिसाब से आपको वहां पर निर्णय लेना है, ठीक है ना, आपको निर्णय वहां पर लेना है, ये चीज यहां पर बताई जा रही है, ठीक है। अब समझिएगा, अगर किसी को इतना प्राधिकार दे दिया जाएगा तो क्या होता है, वहां पर उसके दुरुपयोग की संभावना बढ़ जाती है, और कई सारा मतलब जो है यहाँ पर क्रिटिसाइज किया गया था। बताइएगा लगातार कौन जो है फास्टिंग वगैरह कर रही थी आपकी नॉर्थ ईस्ट में, है ना, बहुत ही प्रोमिनेंट नेम है, उन्होंने लगातार काम किया था, और अफस्पा जो है उसके कारण बहुत ज्यादा न्यूज में भी था, ठीक है ना। बताइएगा उनका नाम, बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। इसमें जो बताया जा रहा है कि ये जो एक बार अगर लागू हो जाता है ये आपका अधिनियम, तो इसके अंतर्गत कोई भी जो आपका अभियोजन वगैरह होता है ना, अभियोजन वगैरह जो होता है वो केंद्र सरकार की पिछली मंजूरी के अलावा जो है वो कथित तौर पे स्थापित किया जाता है। कुल मिलाकर समझिए कि यहां पर फिर सेंटर का ही डोमेन, कि मतलब जो अफवाह अगर एक बार इंप्लीमेंट हो गया तो नो प्रोसिक्यूशन shall be instituted except with the previous sanction of the central government in respect of anything done or purported to be done under this act। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख जाइएगा। जीवन रेड्डी कमेटी जो थी, जो 2004 में बनाई गई थी, ये इंपॉर्टेंट है, उसने रिकमेंडेशन दिया था यहाँ पर। अब हम इस तरीके का जब सुझाव देते हैं तो वहां पर ऐसी कमेटीज को हम कोट कर सकते हैं मेंस में, है ना, कि उसने ये बोला था कि ये जो एक्ट है ये सिंबल है किसका, हेट का, घृणा का, ऑपरेशन का, और ये एक तरीके का यंत्र है, इंस्ट्रूमेंट है जो आपको ऑफ हाई हैंडेडनेस, है ना, वो उसने बोला था, है ना, मनमानी का एक तरीके का प्रतीक है, तो हम कोट कर सकते हैं, है ना, इन सब चीजों को। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है यहाँ पर आईएनएस खुखरी के बारे में, अभी इसको डीकमीशन कर दिया गया है ना। तो आईएनएस खुखरी जो मिसाइल कॉर्वेट है उसको सेवा मुक्त किया गया है। अब इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो भैया 32 साल के बाद इसको किया गया, और ये जो आपका मतलब किया गया, ये जो समारोह वो विशाखापट्टनम में किया गया। मिसाइल कॉर्वेट क्या है, तो ये आपका एजाइल हाई स्पीड शिप्स होते हैं और कंसीडरेबल फायर पावर होती है इसमें। दे आर आइडियल फॉर लिटोरल इन्वायरमेंट के लिए, लिटोरल इन्वायरमेंट के लिए आपका आइडियल होते हैं, ऐसा एक्सपर्ट्स बताते हैं। अब इसके बारे में बताया जा रहा है कि अगस्त 1989 में जो है इसको जो मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स हैं उसके द्वारा स्थानिक रूप से निर्माण इसका किया गया था, है ना, इंडिजीनियसली डेवलप किया गया था, इसलिए इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और ये जो शिप है उसको मतलब बताया जा रहा है which had the distinction of being part of western and eastern fleets was commissioned in मुंबई। इसके बाद बोला जा रहा है कि जब ये आपका इंडियन नेवी में था तो ये मिसाइल जो कॉर्वेट है वो कमांड किया जाता था किसके द्वारा, ये सब रखना नहीं है, 28 कमांडिंग ऑफिसर, एंड ट्रैवल्ड डिस्टेंस बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा जो है 644,897 नॉटिकल माइल जो है इसने कवर किया। फिर इसको ये बताएंगे यहाँ से कोट करके कि भैया ये लगभग जो है आपका ये पूरे दुनिया का लगभग 30 टाइम जो है इसने चक्कर लगाया होगा, इतनी दूरी तय की गई होगी इसके द्वारा। तो ये सब नहीं याद करना है कि इतनी दूरी इसने तय की। अब यहाँ पर आईएनएस खुखरी F-149 के बारे में बता रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि इंडियन नेवी का ये अकेला ऐसा था जो हमारा इस तरीके का अकेला था जिसको जो है 1971 में जो है हमने जो पाकिस्तान से युद्ध के दौरान जो है इसको खो दिया था, ठीक है ना। तो आईएनएस खुखरी वाज अ टाइप 14 ब्लैकवुड क्लास जो है आपका फ्रिगेट सर्व्ड इनटू द इंडियन नेवी। जो शिप था आपका संक ऑफ हो गया था कोस्ट ऑफ दीव जो है आपका दीव जो है गुजरात में दिसंबर 1971 में। पाकिस्तान का जो डैफ्ने क्लास का सबमरीन था हैंगोर, उसने जो है इसको डुबा दिया था। तो ये आपका पहला वॉरशिप था जो संक किया गया था सबमरीन के द्वारा। इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इट इज द ओनली वारशिप है आपका इंडियन नेवी का जो हमने लॉस्ट किया था, मतलब खो दिया था। ये अकेला ऐसा है जिसको हमने खोया है अपने युद्ध में। इसके बाद P-49 आएगा आपका आईएनएस खुखरी, इसको नेम दिया गया आफ्टर आईएनएस खुखरी F-149 जो हम खो दिए थे उसी की स्मृति में। इट वाज द लीड वेसल ऑफ हर क्लास ऑफ कॉर्वेट्स गिविंग सर्विस टू द इंडियन नेवी। नॉर्मल सी कहानी है। अब ये जो कॉर्वेट्स हैं वो क्या होते हैं वो बताया जा रहा है, तो उसके बारे में कि और कितने हैं हमारे यहाँ, है ना। तो 4 एंड दीज इंक्लूड आईएनएस कमरोता है आपका, कमोरता बोला जाता है, कमोरता है आपका, कदमत है आपका, किल्तन है आपका और कावरत्ती है, जिनको जो है कमीशन किया गया है 2014, 16, 17 और 20 में, ठीक है ना। ये याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब ये जो 2020 में जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल
MM नरवणे जी हैं, उन्होंने कमीशन किया है। द लास्ट ऑफ 4 इंडिजिनियसली जो बिल्ड आपके एंटी सबमरीन वॉरफेयर है, स्टेल्थ कॉर्वेट INS कावरत्ती अंडर प्रोजेक्ट 28। अब प्रोजेक्ट 28 और प्रोजेक्ट 75 क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है आपका, है ना, इसका नाम याद रख लीजिएगा, INS कावरत्ती का। इसके अंतर्गत ये भी बताया जा रहा है कि जो प्रोजेक्ट 28 है आपका, वो डिजाइन किया गया है लोकली, किसके द्वारा, नेवीज इन हाउस डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिजाइन, एंड दे हैव बीन बिल्ट विथ 90% इंडिजीनियस कंटेंट वहां पे यूज होता है उनको बनाने में। कार्बन कंपोजिट हैज बीन यूज्ड। दीज वर बिल्ट बाय कोलकाता बेस्ड गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, ठीक है। तो ये देख जाएगा, नॉर्मल सी न्यूज है और कंटेक्चुअल पार्ट है आपका। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा फेज है, यहां पर हम MCQs को देखेंगे। पहला जो हमारा MCQ है ये पंडित मदन मोहन मालवीय जी से रिलेटेड है, महामना जी से, उनके बारे में स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना कौन सा ट्रू है। तो पहला ये कि भैया जो इनका जन्म हुआ था, तो ये बोल रहे हैं कि 20 दिसंबर 1870 को हुआ था प्रयागराज में, यूपी में। तो ये गलत है आपका, 25 ऑफ दिसंबर को हुआ था, क्रिसमस के दिन। तो 25 ऑफ दिसंबर को हुआ था, पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, इसको आप एलिमिनेट कर दीजिए, आंसर वैसे भी मिल गया होगा। दूसरा ये कि एक महान शिक्षाविद थे, अग्रणी थे, वाकपटु थे, आपके राष्ट्रीय नेता भी थे, बिल्कुल ठीक है आपका दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा जो है कि इनको जो है टाइटल दिया गया महामना जी का, है ना, महामना के रूप में, तो किसने दिया था, गांधी जी ने दिया था। और ये सेकंड प्रेसिडेंट थे इंडिया के, ठीक है। और यहाँ पर डॉक्टर जो आपके सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो आपके S राधाकृष्णन थे, उन्होंने इनको दिया था स्टेटस कर्मयोगी का। याद रखिएगा, भारत के जो दूसरे राष्ट्रपति थे आपके डॉक्टर S राधाकृष्णन, उन्होंने इनको कर्मयोगी का भी दर्जा दिया है। तो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट आपका ठीक है, पहला गलत है, आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि डेस्मंड टूटू जो है उनसे रिलेटेड यहाँ पर स्टेटमेंट दिए गए, बताना कौन सा ट्रू है यहाँ पर। तो पहला ये कि डेस्मंड टूटू जो है इनको नोबेल पीस प्राइज मिला है, और जिन्होंने हेल्प किया था, है ना, जो आप रंग भेद की जो आप समस्या देखते थे ना साउथ अफ्रीका में, ठीक है ना, उसी के संदर्भ बता रहे। तो इनको नोबेल शांति पुरस्कार मिला था, है ना। और ये जो है दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद को जो समाप्त करने में इन्होंने बहुत ज्यादा अपनी भूमिका जो है, इंपॉर्टेंट रोल जो है वहां पर प्ले किया था, और इनका 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, ठीक है ना। पहला स्टेटमेंट आपका ट्रू है। दूसरा ये कि इनको जो दिया गया नोबेल प्राइज वो 1984 में दिया गया था, जो स्ट्रगल इन्होंने वहां पे किया था टू एबॉलिश द अपार्थाइड जिसको बोला जाता है सिस्टम, रंग भेद, है ना। तो उसके बाद जो दूसरा स्टेटमेंट भी ठीक है। तीसरा ये कि जो फॉर्मर US प्रेसिडेंट बराक ओबामा है, द कंट्रीज फर्स्ट ब्लैक लीडर, हेल्ड टूटू एज मॉरल कंपास। तो नैतिक कंपास की जो है उन्होंने उनको विशेषण के रूप से सम्मानित किया था, है ना, ठीक है। तो नेल्सन मंडेला के बारे में भी आप लोगों को पता होगा कि वो 1994 में देश के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बनेंगे, उनको दक्षिण अफ्रीका का गांधी वगैरह भी बोला जाता है ना। तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।